डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी। उत्सर्ग पहली एकांकी है, अध्याय 1 है ये। अध्याय 1 एकांकी सरोवर जो पुस्तक है वो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। एकांकी सरोवर उसका अध्याय 1 डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इससे पहले की जो कक्षा है उसमें हमने एकांकी का विकास है वो देखा था। हिंदी साहित्य में एकांकी का विकास है वो हमने कल की कक्षा में पढ़ा था। आज जो पहली अपनी एकांकी है, हिंदी एकांकी का विकास हमने पढ़ लिया। पहली एकांकी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की उत्सर्ग। तो उत्सर्ग के एकांकी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डॉक्टर राम कुमार वर्मा है इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 15 नवंबर 1905 को हुआ था। जन्म इनका 15 नवंबर 1905 को 15 नवंबर 1905 को इनका एक जन्म है, एक सम्भ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री लक्ष्मी प्रसाद था और माता का नाम था श्रीमती राजरानी देवी। डॉक्टर वर्मा की शिक्षा है वो जबलपुर तथा नागपुर में संपन्न होती है। शिक्षा इनकी जबलपुर और नागपुर में शिक्षा जबलपुर और नागपुर में इनकी शिक्षा संपन्न होती है। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से 1929 में एमए की उपाधि प्रथम श्रेणी से प्राप्त की थी। प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए प्रथम श्रेणी से इन्होंने उत्तीर्ण की थी। सन 1940 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1940 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ पर इनको नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। 1940 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये विषय था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इस विषय पर इन्हें 1940 में और ये जो पीएचडी प्राप्त की थी एमए की थी 1929 में। 1940 में इन्हें पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई थी। पीएचडी की उपाधि मिली थी और किस विषय पर मिली थी? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इस विषय पर इन्होंने पीएचडी है वो प्राप्त की थी। सन 1948 में उन्होंने शिक्षा निदेशक के पद पर भी कार्य है वो किया था। शिक्षा निदेशक के पद पर कार्य किया था इन्होंने। इसके बाद में 1959 में इन्हें प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष का पद भी प्राप्त हुआ था। कब हुआ था ये? 1959 में प्रयाग विश्वविद्यालय में। प्रयाग जो विश्वविद्यालय था जहाँ से प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया था प्रथम श्रेणी से। इसी विद्यालय में 1959 में इन्हें है वो प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष का पद है वो मिला था। इनको मॉस्को श्रीलंका में भी अध्यापन कार्य किया। इन्होंने है वो मॉस्को और श्रीलंका में भी अध्यापन का कार्य किया है, बताया है। बचपन से डॉक्टर वर्मा का अभिनय का शौक था। अभिनय करते थे, नाटक में हिस्सा लेते थे, नाटक में भाग लेते थे, अभिनय का शौक था। और यही जो इनका शौक है वो आगे चलकर है वो इनके लेखन का विषय भी बनता है। अभिनय का शौक इसी काम से आरंभ से ही वे रंगमंच से जुड़े हुए हैं। और 26 जनवरी 1963 को इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। 26 जनवरी 1963 को 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार ने पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया था इनको। 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत है वो किया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी में एक ऐसे प्रतिष्ठित साहित्यकार है जिन्होंने एकांकी भी
अंजलि, हिंदी गीति काव्य, चित्ररेखा, आधुनिक हिंदी काव्य, जोहर आदि है, ये इनके काव्य संग्रह है। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें बहुत ही प्रसिद्ध रहा है इनका पृथ्वीराज की आंखें, मयूरपंख, रेशमी टाई मेरे सर्वश्रेष्ठ एकांकी, चारुमित्रा, अमृत की खोज, केसर का सौरभ, चार ऐतिहासिक एकांकी, रूपरंग, कौमुदी, महोत्सव, रजत रश्मि, ऋतुराज, इंद्रधनुष, ललित एकांकी, दीपदान, ये मेरे सर्वश्रेष्ठ एकांकी, बहुरंगी एकांकी आदि ये इनके एकांकी संग्रह है। नाटक इन्होंने लिखे हैं शिवाजी, जय वर्धमान, तैमूर की हार, औरंगजेब की आखिरी रात, महाराणा प्रताप, नाना फडणवीस, अशोक का शोक, कला और कृपाण, जोहर की ज्योति, विजय का पर्व, सारंग स्वर, कुंती का परिताप, पृथ्वी का स्वर्ग आदि ये इनके नाटक रचनाएं हैं रही है। आलोचना इन्होंने लिखी है साहित्य समालोचना, कबीर का रहस्यवाद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये इनके आलोचनात्मक रचनाएं हैं। विविध साहित्य विधाओं में रचना करने के बावजूद डॉक्टर राम कुमार वर्मा को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है, तो वो किस क्षेत्र में मिली है? एकांकी के क्षेत्र में मिली है। एकांकी के क्षेत्र में इन्हें हिंदी एकांकी का जनक भी कहा जाता है, हिंदी एकांकी का जनक भी इनको माना जाता है, हिंदी एकांकी का जनक। हिंदी एकांकी का जनक भी इनको कहा जाता है। इस संबंध में अपने साक्षात्कार में ये कहते हैं, एक इंटरव्यू में ये कहते हैं, डॉक्टर वर्मा ने कहा, मैं अपने साहित्यिक मित्रों के प्रति आदर से शीश झुकाता हूँ जो मुझे हिंदी एकांकी का जनक मानते हैं। मैंने हिंदी एकांकी के विषय के जितनी भी विधाएं हो सकती हैं सब लिखी है। इन्होंने एकांकी की पाश्चात्य टेक्निक तथा विचारों से प्रभावित होकर हिंदी एकांकी में अनेक नए प्रयोग किए हैं। पाश्चात्य टेक्निक के आधार पर और जो नवीन उपक्रम इसमें शामिल किए जा सकते थे, इन सब को इन्होंने जोड़कर है नए नए प्रयोग है वो एकांकी के क्षेत्र में किए हैं। इसलिए इन्हें एकांकियों के एक नए युग का प्रारंभकर्ता भी माना जाता है। इनका प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु सन 1930 में विश्वामित्र में प्रकाशित हुआ था। इनका प्रथम एकांकी इनकी बादल की मृत्यु 1930 में विश्वामित्र में प्रकाशित हुआ था। विश्वामित्र में प्रकाशित बादल की मृत्यु 1930 में है, वो विश्वामित्र में प्रकाशित हुआ। कुछ समीक्षकों ने इसे हिंदी का प्रथम एकांकी भी माना है। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमारी ने एकांकी का मूल्यांकन करते रहते हैं। इनके कथानक विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए हैं, पौराणिक भी है, ऐतिहासिक भी है, सामाजिक भी है, आदि सब प्रकार के प्रसंगों पर इनका निर्माण है उन्होंने किया है। एकांकियां उनके पौराणिक आख्यानों को लेकर भी लिखी है, समाज से जुड़ी हुई भी लिखी है, इतिहास से जुड़े हुए पात्रों को लेकर भी एकांकी इन्होंने लिखी है। कहीं सत्य की अभिव्यक्ति है तो कहीं सामाजिक असंगतियों पर व्यंग्य करते हुए दिखाई देती है, अपने एकांकियों के माध्यम से ये करते हैं। और कहीं हल्की फुल्की स्थितियों के मनोरंजन चित्र भी उपस्थित किए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल इतिहास के जो बोर करने वाले ये एकांकी लिखी हो, इन्होंने कहीं कहीं पर है मनोरंजनात्मक हल्के फुल्के मनोरंजन का पुट भी है अपने एकांकी में दिया है। वर्मा जी के ऐतिहासिक एकांकी साहित्य को रंगमंच नाटकों के समन्वित रूप में दिखाई देते हैं। ये सहज स्वाभाविक गति से अपनी सीमा में बंधे रहते हैं। गीतों का प्रयोग, वाक्यों की मनोदशा, कथानक के मोड़, रंगमंची संकेत, संवादात्मक कुशलता आदि के द्वारा अनेक एकांकियों में आधुनिकता का संचार इन्होंने किया है। विविधता और गुण की दृष्टि से इनका एकांकी साहित्य है वो उल्लेखनीय है। इन्होंने मुख्य रूप से ऐतिहासिक एकांकी है वो लिखे, तथापि सामाजिक और साहित्यिक विषयों और वैज्ञानिक अतिकल्पना पर भी एकांकी की रचना की है। मुख्यतः तो इन्होंने है वो ऐतिहासिक एकांकी लिखी है, इतिहास को लेकर लिखी है, लेकिन इन्होंने सभी क्षेत्रों के पहलुओं को
ऐतिहासिक एकांकों के निर्माण करने में इन्होंने भारतीय अतीत के जो मर्मस्पर्शी घटनाएं हैं उनको चुना है। इतिहास की जो मर्मस्पर्शी घटनाएं हैं उनको आधार बनाकर एकांकों की रचना इन्होंने की है। ऐसी घटनाएं चुनते समय इन्होंने हमेशा यह ध्यान रखा है कि ये घटनाएं जीवन के समीप हो और ऐतिहासिक होते हुए भी वर्तमान समाज में स्वाभाविक प्रतीत हो। भले ही ऐतिहासिक घटनाओं को इन्होंने चुना है, लेकिन ये चुनते हुए इतना ध्यान इन्होंने जरूर रखा है कि ये जीवन के समीप और वर्तमान जो समय है स्वाभाविक वर्तमान समाज में है तो स्वाभाविक प्रतीत हो। ऐसे भी ध्यान रखें जो मनुष्य को प्रेरणा दे सके, एक गति दे सके और एक शक्ति प्रदान है वो कर सके। इसी कारण चारुमित्रा में अशोक युग की जो तत्कालीन संस्कृति का यथार्थ चित्रण तो औरंगजेब की आखिरी रात में मुगलकालीन संस्कृति को मूर्तिमान रूप दिया है। चारुमित्रा है उसमें अशोक के समय की तत्कालीन संस्कृति का यथार्थ चित्रण किया है और जो औरंगजेब की आखिरी रात इन्होंने लिखी है कविता, उसमें मुगलकालीन जो संस्कृति है उसको मूर्तिमान किया है। कलंक रेखा में राजपूती वातावरण की स्पष्ट झांकी प्रस्तुत की है। ध्रुव तारिका में मारवाड़ी संस्कृति को उकेरा है। विषय की दृष्टि से डॉक्टर वर्मा के एकांकों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो जिसमें प्राचीन भारतीय उदात्त आदर्शों को चरितार्थ करना और दूसरा है ऐसे एकांकी जिनमें सौंदर्य, प्रेम और यौवन की जो समस्याएं हैं उनको उकेरना। इनमें समस्याएं भी दो प्रकार की उठाई है। पहली है जिसमें पति पत्नी की पारस्परिक प्रेम संबंधी समस्याओं को चित्रित किया है, तो दूसरी है जिसमें परिवार की सीमा से बाहर उत्पन्न प्रेम अथवा काम संबंधी समस्याओं को चित्रित किया है। दो प्रकार की समस्याएं डॉक्टर वर्मा ने जहाँ पति पत्नी के पारस्परिक संबंधों और उनमें उत्पन्न संघर्षों को चित्रित किया है, वहीं पत्नी के चरित्र में उदार भारतीय आदर्शों से परिपूर्ण नारी का स्वरूप भी प्रस्तुत किया है। रंगमंचीयता की दृष्टि से देखा जाए तो रामकुमार वर्मा की जो एकांकियां वो सफल एकांकियां रही है। कहना तो यह चाहिए कि रंगमंच व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही वर्मा जी ने अपनी एकांकियों की रचना है वो की है। एकांकी की कथा वस्तु मंच सज्जा के अनुसार ही की गई। कथा वस्तु के अनुसार है वो मंच सज्जा का अंकन भी इन्होंने किया है। इनकी एकांकी की एक विशेषता ये भी रही है कि इनकी एकांकी कलात्मकता से संपन्न है। एकांकी की भाषा में लालित्य है, सजीवता देखने को मिलती है, साथ ही जो कवित्व उत्पन्न किया गया है वह पाठक को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। इनकी एकांकी मानवीय भावनाओं से भी ओतप्रोत है। इनकी पृष्ठभूमि प्राचीन भारतीय संस्कृति के आदर्शों से परिपूरित भी है। इन्होंने श्रव्य और दृश्य दोनों तत्वों को अपने एकांकियों में स्थान दिया है। श्रव्य सुनना, दृश्य देखना, दोनों तत्वों को। यही कारण है कि इनके एकांकी रंगमंच पर जितनी सफलतापूर्वक प्रस्तुत की जाती है उतनी ही सफलतापूर्वक रेडियो पर प्रसारित भी की जाती है। इनके एकांकों में विद्यमान जो संभाषण है वो कला का और तथा निश्चित संभावना शक्ति पाठक को आद्योपांत एकांकी के साथ जोड़े रखती है। भारतीय आत्मा और पाश्चात्य तकनीकी के समन्वय से उन्होंने हिंदी एकांकी कला को है वो निखार दिया है। भाषा की दृष्टि से भी डॉक्टर रामकुमार वर्मा एक कुशल और सजग शब्द शिल्पी है। नाटकों में चित्रधर्मिता के समावेश ने भाषा में गहन प्रभावोत्पन्नति पैदा कर दी है। तो काव्यात्मक स्तर पर उनकी भाषा में अधिक कल्पनाशील, रमणीय और देश काल की सीमाओं से परे काव्य अनुभव को उन्होंने रचा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपनी विचारधारा और दर्शन की अनुभूति से समग्र युग, जीवन और दर्शन को एक सूत्र में पिरोने का कार्य है वो किया है, कोशिश है उन्होंने की है। एकांकी साहित्य के विकास और वृद्धि में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान है वो किया है, जिसके लिए हम इन्हें हमेशा है वो याद रखेंगे। प्रस्तुत जो एकांकी है उसमें देखिए इन्होंने इनके नाटक भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय उद्बोधक के स्वर बखूबी समेटे हुए हैं। गर्व के साथ कहते हैं ऐतिहासिक एकांकी में भारतीय संस्कृति का मेरुदंड नैतिक मूल्यों में आस्था और विश्वास का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई एकांकियां इन्होंने लिखी है। ये मानसिक अंतर्द्वंद के आधार भूमि पर यथार्थवादी कलेवर में समाज और जीवन की वस्तुस्थिति
इसलिए स्त्री पात्र शिक्षा और नए संस्कारों के बावजूद प्रेम और जीवन के संघर्ष में जीवन का मोह त्याग कर प्रेम के लिए उत्सर्ग कर बैठते हैं। जीवन में देखिए कि जो स्त्री पात्र होते हैं, स्त्री पात्र इनके एकांकी में है, वो शिक्षा और नए संस्कारों के बावजूद भी शिक्षित भी है, नए संस्कार है, इसके बावजूद भी प्रेम और जीवन के संघर्ष में जीवन का मोह त्याग देते हैं और प्रेम के लिए अपना त्याग कर बैठते हैं, उत्सर्ग कर बैठते हैं और मानव उत्सर्ग प्राणांत सच्चे प्रेम की कसौटी हो। और ये ऐसा सोचते हैं कि प्रेम की इनके जो स्त्री पात्र है उनको ऐसा दिखाया गया, उनकी ऐसी सोच बताई गई है कि मानो प्रेम के लिए ही उत्सर्ग करना या प्राणों का अंत करना ही प्रेम की सच्ची कसौटी है। आधुनिक पात्रों पर भी लेखक ने अपनी आदर्शवादी सोच को है वो थोप दिया है और इनका निधन है वो 1990 में हुआ था। निधन इनका 1990 में हुआ। उत्सर्ग एकांकी की ओर चलते हैं हम। उत्सर्ग एकांकी इसमें पात्र एकांकी पात्र का परिचय। डॉक्टर शेखर एक वैज्ञानिक है, विज्ञान के बड़े बड़े प्रयोग हैं वो करते रहते हैं। ये विनय डॉक्टर शेखर का सहायक है। विनय डॉक्टर शेखर का सहायक। छाया देवी है डॉक्टर शेखर की उपेक्षित प्रेमिका। उपेक्षित प्रेमिका है छाया देवी डॉक्टर शेखर के मंजुल डॉक्टर शेखर की पुत्री और सुधीर शेखर का सेवक है। मंजुल शेखर की पुत्री बहुत अच्छी काम की है ये। और एक पात्र और आता है इसमें, सुधीर डॉक्टर शेखर का सेवक है ये। सुधीर डॉक्टर शेखर का सेवक। एकांकी है उत्सर्ग, इसमें पात्र परिचय है जिसमें डॉक्टर शेखर है एक वैज्ञानिक है, बहुत बड़े वैज्ञानिक है। नए नए प्रयोग है करते रहते हैं, नई नई खोज है करते रहते हैं, नए नए आविष्कारों पर है रिसर्च करते रहते हैं। विनय है डॉक्टर शेखर का सहायक है, जो ये प्रयोग करते हैं, रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं, इन सब में सहायता करने वाला सहायक है। छाया देवी है जो डॉक्टर शेखर की उपेक्षित प्रेमिका है, प्रेम करती है डॉक्टर शेखर से प्रेम करती है, लेकिन डॉक्टर शेखर है काम के बोझ से इतने अधिक उलझे रहते हैं कि उपेक्षा कर देते हैं, कि प्रेम की उपेक्षित, ये उपेक्षित है। मंजुल है डॉक्टर शेखर की पुत्री है और सुधीर है वो डॉक्टर शेखर का सेवक है। अब हम पढ़ते हैं, रात्रि का समय है 7 बजे है, रात्रि का समय 7 बजे है। डॉक्टर शेखर का अध्ययन कक्ष है, दीवारों पर स्त्री और पुरुष के अनेक रेखा चित्र सजे हुए हैं। सामने एक खिड़की है जिसमें आधे भाग पर एक नीला पर्दा पड़ा हुआ है, आधे भाग में आकाश और तारे हैं वो दिख रहे हैं। एक कोने में टेबल और कुर्सी, टेबल पर कुछ पुस्तकें और मासिक पत्र है वो पड़े हुए हैं। दूसरे कोने में एक चौकोर तख्ता रखा हुआ है जिस पर स्वच्छ वस्त्र बिछा हुआ है, एक साफ सुंदर वस्त्र है वो बिछा हुआ है। तख्त से हटकर डॉक्टर शेखर का एक एपराटस रखा हुआ है। एपराटस जो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि एपराटस क्या था, रखा, जिसके निर्माण में अनेक वर्षों से है वो प्रयत्नशील थे, अनेक वर्षों से यत्नशील थे। एपराटस का निर्माण इन्होंने किया था जिससे
नीला ओवरकोट टंगा हुआ है, जिसके नीचे लकड़ी पर एक पेडास्टल है। एक बेसिन में अंग्रेजी के कुछ कटे हुए अक्षर रखे हैं। पीछे की ओर लगे हुए लाल बल्ब में से वे अक्षर है वो चमक रहे हैं। कमरे में एक क्लॉक टंगी हुई है जिसमें 7:15 हुए हैं। शाम का समय है, रात्रि का समय है, 7:15 का समय हुआ है। सर्दी के दिन है, जाड़े के दिन है। डॉक्टर शेखर इस समय भी बाहर जाने के वस्त्र पहने हैं। हल्के हरे रंग का उन्होंने सूट पहन रखा है। उनकी अवस्था लगभग 40 वर्ष की है, आयु की 40 वर्ष, लेकिन कार्य करने में वे अधिक आयु के ज्ञात हो गए। मुख पर कार्यशीलता की रेखाएं हैं। ये किसी समय सुंदर थे, यह इनके नेत्र और कपोल ग्रह से क्या होता है। अष्टभुजी शीशे का बेकमानी चश्मा पहने हुए, बाल है वो कुछ अस्त व्यस्त है, टाई की नाक ढीली होकर एक और सरक गई है। मुख पर गंभीरता के भाव देखने को मिल रहे हैं और अंगुलियों में अंगूठी भी पहने हुए हैं, जैसे उनकी सारी सौंदर्यता सिमट कर उस अंगूठी में आ गई हो। वो शरीर गंभीर और शुष्क सा रह गया है। वे अत्यंत स्पष्ट और धीरे धीरे बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं। उनके समीप उनका असिस्टेंट विनय जो डॉक्टर शेखर का सहायक है वो खड़ा हुआ है। एक साधारण सा सूट उसने पहन रखा है विनय ने। उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष की है। डॉक्टर शेखर की उम्र है वो 40 वर्ष के लगभग है। विनय की उम्र है वो 25 वर्ष के लगभग है। अत्यंत संजीदे ढंग से बोलता है, बहुत ही सहजता से, सरलता से बोलता है। कार्य में सावधान और व्यवहार में व्यवस्थित लग रहा है। डॉक्टर शेखर अपने उपरोक्त के एक भाग को ठीक करने के अंतर रुमाल से अपना मुख पोंछते हुए आगे बढ़ते हैं। शेखर, अब संवाद होता है जी, ये जो एकांकी इसमें पात्रों के बीच में संवाद होता है। संवाद में कहते हैं शेखर, सब लोग इकट्ठे हो गए विनय? विनय कहता है जी हाँ। शेखर, इस समय कितना बजा होगा? विनय क्लॉक की ओर देखकर 7:15 हुए हैं। गुराते हुए 7:15। विनय, समय तो एक गति से चलता रहता है, नदी के बहाव की तरह। न उसमें घंटे और न मिनट, एक गति है, एक प्रवाह है। हमें लोगों ने उस समय को काट काट कर है वो टुकड़े कर दिए हैं। 1 घंटा है, यह मिनट है, कहीं घंटा है, न मिनट है, क्या कहते समय तो अपनी गति से चल रहा है। ये तो हम लोगों ने उसे है वो बांट दिया है, टुकड़ों में विभाजित है वो कर दिया है। घंटा है, मिनट है, सेकंड है, पल है, क्षण है, इसमें हमने बांट दिया है। विनय कहता है जी हाँ। शेखर, और इस अनंत समय में हमें लहर की तरह बढ़ना चाहिए, बिना किसी बंधन के, बिना किसी रोक के। लेकिन यह शरीर हमें बढ़ने ही नहीं देता। स्थूल है ना, शरीर के बारे में बात करते हैं। स्थूल शरीर के लिए कहते हैं कि समय जो अपनी गति से चलता रहता है, एक नदी की तरह प्रवाहित होता रहता है, उसको हमने जो टुकड़ों में बांट दिया, टुकड़े टुकड़े हमने समय के कर दिए हैं। तो कहते हैं इस अनंत समय में हमें लहर की तरह बढ़ना चाहिए। जैसे नदी में लहरें हैं वो बढ़ती चली जाती है, आगे हमें भी इसी तरह से बढ़ते रहना चाहिए, बिना किसी बंधन के, बिना किसी रोक टोक के हमें आगे चलना चाहिए। लेकिन हमारा शरीर तो है वो बंधन में बंधा हुआ है, स्थूल तो है, सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है हमारा शरीर। विनय कहता है जी। शेखर, और अगर हम लोग किसी तरह अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग करना सीख ले तो विनय जानते हो क्या होगा? जोर देकर बोलो क्या होगा? कहते हैं हमारा जो स्थूल शरीर है इसमें भी एक सूक्ष्म शरीर है। अगर हम इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग करना जान जाए तो पता है विनय क्या होगा? बोलो बोलो क्या होगा? विनय, मैं नहीं कह सकता। विनय बेचारा जानता नहीं, कहते मैं कुछ नहीं जानता। शेखर, क्या होगा? ये घड़ियां तोड़ डाली जाएंगी, नष्ट कर दी जाएंगी, ये क्लॉक, ये टाइम पीस, ये पॉकेट वॉच, ये रिस्ट वॉच, ये बटन वॉच, कहीं कुछ नहीं रहेगा। समय की जो बंधन है, समय की जो पाबंदियां हैं वो हट जाएगी। विनय कहता है जी। और हमारा सूक्ष्म शरीर समय से मिल जाएगा, वैसा ही गतिशील, वैसा ही प्रवाहशील। जिस तरह रेडियो के संगीत की एक लहर लंदन से चलकर यहाँ मसूरी में उसी क्षण सुनाई पड़ जाती है, इसी तरह मनुष्य एक लहर बनकर क्षण भर में लंदन पहुंच जाएगा, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। तो कहते हैं अगर ये सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर से अलग हो जाएगा तो जिस प्रकार से ये जो ध्वनि हमारा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर समय से मिल जाता है, समय से मिल जाता है, वैसा ही गतिशील, वैसा ही प्रवाहशील। जिस तरह रेडियो के संगीत के रेडियो में जो संगीत सुनते हैं, संगीत पल भर में है, भले वो न्यूयॉर्क से पेश किया जा रहा हो, लंदन से, टोक्यो से, लेकिन हमें उसकी ध्वनि उसी समय हमें यहाँ बैठे आपको सुनाई दे सकती है। ऐसे ही हमारा शरीर भी पल भर में है वो न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा, सूक्ष्म शरीर
न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो है वो पहुंच जाएगा। सूक्ष्म शरीर से वह विश्वव्यापी हो जाएगा, संपूर्ण विश्व में फैल जाएगा। सूक्ष्म शरीर सर्वकालीन, सर्वत्र, सब समय में, सब जगह उपस्थित। समय को काटने छाटने की अवस्था ही नहीं रह जाएगी, समय का बंधन ही नहीं रह जाएगा, समय सीमा ही नहीं रह जाएगी। विनय जी शेखर, इस स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर, इसका पता जानते हो कैसे लगता है? विनय कहता बताइए, नहीं जानता। लेकिन इसका पता हमारी सांस से लगता है। ये सांस देखो, ये सांस नाक के सामने आते जाते हैं, देखो ये सांस, देखो इसे देखो। विनय जी ये सांस कितने वर्षों से चल रही है, सोते जाते रुकने का नाम ही नहीं लेती, क्यों भी तुम्हें सांस लेने में कभी थकावट मालूम हुई है? जी नहीं। कभी तुमने सोचा है कि इतने वर्षों में सांस ले रहे हो, दो एक दिन आराम करके सांस लेना शुरू करेंगे, एक ही काम करने से थकावट आती है ना, मोनोटनी, फिर एक ही तरह से सांस लेने में थकावट क्यों नहीं मालूम होती? शरीर के अन्य अवयवों की भांति सांस लेने में भी थकावट होनी चाहिए। सांस के बारे में बात कर रहे हैं कि सांस लेने में कभी तुम्हें तकलीफ महसूस हुई, कोई थकावट लगी, कोई कमजोरी महसूस हुई? नहीं पता चलता है। सांस है वो आती जाती रहती है, अनवरत चलती रहती है। विनय इस स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है। शेखर हाँ, सूक्ष्म शरीर है, आकाश है। विनय कहता है जी। शेखर वह आकाश हमारे शरीर के कण कण में फैला है, शरीर से घिरे रहने के कारण उसे घटाकाश कह लो। तो जिस तरह आकाश की हवा कभी नहीं रुकती, हमारे शरीर की सांस भी है वो कभी नहीं रुकती। जब तक उसमें बहाव के रास्ते खराब नहीं हो जाते, वह बहती है। बहाव के रास्ते को कभी पुराना न होने दो। हजारों वर्षों तक सांस लो, योगियों का हाल पढ़ो, नाड़ी साधन में वे हजारों वर्षों तक जीते थे। योगियों की बात करते हैं कि जिसने श्वास पर अपना नियंत्रण करना सीख लिया, हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे। योगी जन बड़े बड़े तपस्वी में ध्यान मग्न रहते थे, हजारों वर्षों तक जीते रहते थे। नाड़ी शोधन उन्होंने कर लिया था, नाड़ी साधन से हजारों वर्षों तक जीते थे। उनकी सांस जंगल की हवा के समान स्वतंत्र बहती थी, हजारों वर्षों तक बहती रहेगी। देखो ये एप्रोटोस को इशारा करती है एक नली को, देखो ये सांस लेने की ट्यूब है। विनय विनम्रता संकोच के स्वर में, यह तो ठीक है, लेकिन आप बाहर जाने वाले थे, 7:30 होने जा रहे हैं, सब लोग आपका रास्ता देख रहे हैं, 15 मिनट वार्तालाप चलता है। तब विनय बीच में टोकता है कि ये तो सब ठीक है, माना मैंने, लेकिन आप तो बाहर जाने वाले थे, सब लोग आए हुए आपका इंतजार कर रहे हैं। शेखर ऐसे लोगों, ओहो मैं तो भूल ही गया। यह समय हमेशा कांटे की तरह चुभता रहता है। यह 7 बज गए हैं, 8 बज गए हैं। विनय मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग कर सकूं, फिर दोनों को जोड़ सकूं। कहता है कि मैं इसी साधना में लगा हूँ, इसी यत्न में लगा हूँ, प्रयत्न में लगा हूँ कि मैं इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को है वो अलग कर सकूं और फिर दोनों को एक कर दूं, जोड़ दूं। विनय आप सब कुछ कर सकते हैं, आप संसार के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, लोग आपसे यही तो सीखना चाहते हैं, लेकिन मुझे आप फुर्सत नहीं है। मंजूर 6 महीने के बाद कर रही है मेरी बेटी, मेरे भीतर बैठा पिता के हृदय आज बेटी के पास रहना चाहता है। वह बेचारी 6 महीनों के बाद मिली है मेरी मंजूर, अपनी बेटी के लिए प्रेम उमड़ रहा है। विनय अब तो मैं यही रहेगी, आप उनके साथ सारा जीवन व्यतीत करेंगी, लेकिन 20 रोज के बाद आपको कुछ फुर्सत मिली है। आपकी खोज के विषय में सुनने के लिए उत्सुक है, आपके स्टडी सर्किल उन्हीं पुराने प्रयोगों को कर रहा है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए 2-3 बातें बतला दीजिए, फिर जल्दी ही लौट आइएगा। शेखर कितनी देर लगेगी? विनय 15-20 मिनट लगेगी आपको उनको अपनी स्टडी सर्किल के बारे में बता रहे हैं। आपकी खोज के विषय में जानने को लोग कितने उत्सुक है। यदि आज आप नहीं गए तो 15-20 दिनों तक आपको फुर्सत है वो नहीं मिलेगी। हाँ, एक बार काम में लगने पर फिर तो मैं कहीं जा नहीं सकता। यह खोज जो मैंने 1 महीने में की है बिल्कुल नहीं है। कौन सी? यही कि अपने अप्रोक्स में मरे हुए व्यक्ति से सूक्ष्म शरीर को फिर एक आकार दे सकता हूँ। मरा हुआ व्यक्ति है, उसके शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है उसे फिर से एक नया आकार में दे सकता हूँ। ये खोज मैंने की, ऐसी मशीन बनी है। यह अप्रोक्स मेरे वर्षों की मेहनत से तैयार हुआ है। विनय आश्चर्य से, अच्छा ओहो, यह तो संसार की सबसे बड़ी खोज होगी। शेखर जो मैंने मृत्यु के पार देखने की कोशिश